आज बात करने वाले थे कि डिपार्टमेंट में जो यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लासेस चल रही हैं उसमें इतिहास के जो 3 भाग हैं, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक भारत का इतिहास। उसमें आधुनिक भारत के इतिहास को हम सोच रहे थे क्या शुरू किया जाए, जैसा कि आप सब कह भी रहे थे। तो इतिहास में प्राचीन, मध्य काल और आधुनिक काल का बंटवारा किस आधार पे हुआ है। इतिहास में घटनाएं जो है वो ऐसे नहीं घटती हैं कि ये मध्यकाल है, ये प्राचीन का है और ये आधुनिक है। इतिहास में घटनाएं समग्र रूप से घटी हैं, उनको हमने सुविधा के लिए, खास करके पठन पाठन की सुविधा के लिए, हमने उसको 3 भागों में बांट दिया है। हमने एक तरह की घटनाओं का एक ग्रुप बना के कहा कि भाई ये प्राचीन भारत का इतिहास है। जैसे मान लीजिए कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और 1206 तक की घटना को कहा कि प्राचीन इतिहास है। दूसरा, 1206 से लेकर 1707 तक की घटना को हमने मध्यकाल भारत का इतिहास कहा, और 1707 से लेकर के 1947 जब तक भारत स्वतंत्र हुआ तब तक के इतिहास को हमने कहा कि ये आधुनिक काल का इतिहास है, और 1947 के बाद के इतिहास को कंटेम्पररी इंडिया का हिस्ट्री कह दिया, यानी समकालीन भारत का इतिहास कह दिया। तो इस तरह से आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने वाले थे। मॉडर्न हिस्ट्री जो है, आधुनिक काल जो है वो 1707 से शुरू होता है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो 1707 से शुरू होने के पीछे जो तर्क दिया जाता है, हालांकि कोई रेखा तो नहीं है कि ये 1707 यहाँ से शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु हुई जब 1707 पे, वहां से माना जाता है कि मध्यकाल समाप्त हो गया और वहां से आधुनिक काल शुरू हो गया। केंद्र की सत्ता जो मुगलों ने स्थापित की थी उसकी कुछ आवश्यक बुराइयां भी थी। केंद्र की सत्ता की आवश्यक बुराई ये होती है कि जब तक गद्दी पे बैठा व्यक्ति सही तरीके से शासन चलाता है तब तक तो केंद्र की सत्ता बरकरार रहती है और सब कुछ बांध के रखती है। लेकिन अगर उसके उत्तराधिकारी अगर अयोग्य हो जाते हैं तो अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण वो सत्ता बिखर जाती है। आप ये पहली बार नहीं हो रहा था भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। आप इसको गुप्ता पीरियड में देख लीजिए, आप मौर्यन पीरियड में देख लीजिए, आप सल्तनत पीरियड में देख लीजिए। जब भी केंद्र की सत्ता कमजोर हुई तो पूरा साम्राज्य बिखर गया। जैसे मान लीजिए कि एक बॉल है, मान लीजिए एक मिट्टी का बॉल है मुगल साम्राज्य, और वो अगर टूटेगा, मान लीजिए उसको हमने इस पर मारा और ये टूटेगा, तो वो मिट्टी का बॉल जो है अगर वो केंद्रीकृत मुगल साम्राज्य है तो बहुत सारे भागों में टूटेगा। तो 1707 से लेकर के और आगे, खास करके 18वीं सदी का जो इतिहास है वो मुगल काल के पतन और उससे उत्पन्न तमाम क्षेत्रीय शक्तियों, तमाम आक्रमणकारियों, तमाम यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों, मराठों, सिखों, जाटों, बंगाल, हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, केरल, असम, उत्तर पूर्व के राज्य, इन सबके बनने की कहानी है, आज के भारत के बनने की कहानी है। तो आज हम इसी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं। अगर हम सर अल्फ्रेड लॉयल जो है, अगर उनके कथन को हम अगर इस समय अगर उसको याद करें तो कहते हैं कि जो मुगल सत्ता का केंद्रीकरण था और निरंकुश तंत्र था वो 18वीं सदी में टूटता है, और वो उसके टूटने से ही तमाम क्षेत्रीय शक्तियों का और कुछ केंद्रीकृत शक्तियों का विकास होता है। इनकी बात को और पुख्ता किया है एनएस बोस ने। उन्होंने भी 18वीं सदी का जो पूर्वार्ध है उसको मुगल साम्राज्य के विघटन से जोड़ के देखा है, और मुगल साम्राज्य के विघटन का जो युग था, पतन का जो युग था, उससे उत्पन्न तमाम नई शक्तियों के बारे में कहा है। अभी एक शब्द, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि सर ये पूर्वार्ध या उत्तरार्ध क्या होता है, तो अगर हम पूर्वार्ध या उत्तरार्ध को समझना हो तो आप मान लीजिए कि ये एक गोला है और ये गोला पूरा जो है
वो 19वीं सदी है। तो गोला मान लीजिए यहाँ शुरू करते हैं, ये मान लीजिए 1801 से लेकर के और ये 1900 तक है। ये पूरा 19वीं सदी है। 19वीं सदी जो है उसका बीचों बीच हम एक रेखा खींचेंगे जिसको 1850 कह सकते हैं। 1850 से पहले का पूर्व का आधा पूर्वार्ध होता है, पूर्व प्लस आधा अर्ध पूर्वार्ध। 1850 से पहले का आधा पूर्वार्ध होगा, 1850 के बाद का यानी 1900 पहले का आधा जो है उत्तरार्ध होगा, उत्तरार्ध। अगला 50 साल, तो इसको आप, ये तो 19वीं सदी का हो गया। ऐसे ही इसको 18वीं सदी में भी देख लीजिए, इसकी बात अभी हो रही थी। 18वीं सदी का पूर्वार्ध मतलब हुआ कि 1750 से पहले, और 18वीं सदी का उत्तरार्ध मतलब हुआ कि 1750 के बाद, और 1750 से पहले पूर्वार्ध हो गया। ये पूछ रहे थे ना आप। तो इस तरह से उत्तरार्ध और पूर्वार्ध है। तो मैं जो एनएस बोस की लाइन बता रहा था, वो कहते हैं कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध यानी 1701 से लेकर 1750 के बीच का जो काल है वो विघटन का काल है, केंद्र की सत्ता के पतन का काल है मुगल साम्राज्य की, और नए शक्तियों के उद्भव का काल है। तो इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद कैसे तमाम क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हुआ, तमाम आक्रमण हुए, और तमाम यूरोपीय कंपनियों ने अधिकतम यानी अपने व्यापार की सुपरमेसी के लिए, अपने फायदे के लिए कैसे भारत के राजनीति में प्रवेश किया, और भारत की राजनीति में प्रवेश करके भारत के इतिहास की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। अगर मुगल शासकों के कमजोर होने से, उत्तराधिकारियों के कमजोर होने से, एक तो परवर्ती मुगलों की एक श्रृंखला शुरू हुई। अब ये परवर्ती मुगल क्या है, कहीं कहीं उसको उत्तर मुगल लिखा होगा। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1707 में, और 1707 के बाद जो भी मुगल शासक दिल्ली के गद्दी पर बैठे उनको परवर्ती मुगल कहते हैं या उत्तर मुगल कहते हैं। और 1707 से पहले जो थे 1526 से लेकर 1707 के बीच में, उनको मुगल शासक कहते हैं। आप परवर्ती मुगल या मुगल साम्राज्य के पतन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 1526 में बाबर के आगमन से आप 1707 के बीच देखेंगे तो शासकों को उंगली पे गिन सकते हैं। जरा गिनते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 1526 से 1707 का जो काल है उसमें मात्र इतने शासक गद्दी पर बैठे। आप 1707 से लेकर के परवर्ती मुगलों का हम अगर काल 1707 से लेकर के 1857 तक देख लें, 1857 की क्रांति तक, तो इस काल को देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फारूक सियर, रफीउल दर्जा, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। आप देखिए कि 1526 से लेकर के 1707 के बीच में 6 शासकों ने शासन किया। वही अगर आप 1707 से लेकर के 1857 के बीच में देखेंगे तो एक लंबी श्रृंखला है शासकों के शासन करने की। मुगल साम्राज्य का पतन ऐसे हो रहा था। हम अभी भूमिका बता रहे हैं आपको कि 18वीं सदी का भारत, इसको 2 टॉपिक के रूप में पढ़ना है। एक तो 18वीं सदी में जो विघटन और उद्भव हो रहा है, एक खत्म हो रहा है और उसी के अवशेष पे बहुत सारे पनप रहे हैं। एक तो उनका इतिहास देखेंगे बारी बारी से। दूसरा जो 18वीं सेंचुरी का डिबेट है, 18वीं सदी एक संक्रमण के काल थी, एक उन्नत काल था या एक अंधकार युग था, क्या था, इसके डिबेट के ऊपर आपसे एक दिन बात करेंगे। पहला तो आज बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो परवर्ती मुगलों के बारे में तो एक अलग से क्लास ही होगी। तो ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद परवर्ती मुगल जो इधर समानांतर शासन कर रहे हैं। अब इन्हीं मुगलों के साम्राज्य के ही जो राज्य थे, जो राज्य थे छोटे छोटे, उन राज्यों
ने भी स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू किया, टैक्स देना लगभग खत्म कर दिया, राजधानी अपनी बना ली, दरबार से संबंध कम कर लिया। इसमें सबसे पहले बंगाल शुरू हुआ। बंगाल आज का बंगाल नहीं है, आज का जो बंगाल है वो पश्चिम बंगाल है। जिस 1707 के बाद की बंगाल की बात कह रहे हैं, उस बंगाल में आज का पूर्वी बंगाल यानी बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा और थोड़ा बहुत असम का जो पार्ट है, 18वीं सदी का बंगाल इतना बड़ा। तो इसको स्वतंत्र राज्य के रूप में शुरू किया मुर्शीद कुली खान नाम के एक व्यक्ति ने बंगाल से, और फिर उसके बाद उसने वंशानुगत बना दिया बंगाल में नवाब का पद। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन, सरफराज के बाद बिहार का जो सूबेदार था अलवर्दी खां, उसने सत्ता प्राप्त कर ली। अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थीं। तो छोटी जो पुत्री थी उसी का पुत्र सिराजदौला शासक बना, और सिराजदौला के समय 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल में एक कठपुतली शासक मीर जाफर को शासक बना दिया। लेकिन मीर जाफर ने जब डचों के साथ मिलकर बेदारा के युद्ध में अंग्रेजों को बाहर करने का प्रयास किया, तो मीर जाफर को हटा के उसके दामाद मीर कासिम को शासक बना दिया। मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को बना दिया। फिर मीर कासिम गया और उसने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में एक बार और प्रयास किया, लेकिन हेक्टर मिनरो ने तीनों को हरा दिया। यहां से बंगाल में 1765 में इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त और 16 अगस्त को तो संधि हुई, और यहां से बंगाल में द्वैध सिस्टम शुरू हुआ, द्वैध शासन शुरू हुआ, और बंगाल का प्रशासन नजमुद्दौला के हाथ में रहा, मीर जाफर का जो पुत्र था मरने के बाद। और अंग्रेजों के पास जो है दीवानी आ गई, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया अंग्रेजों को 1765 से 72 तक। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मुगलों से अलग हुए बंगाल जो है, जो अलग हुआ, वो बंगाल कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए पनपने का एक माध्यम बन जाता है। तो इसका पूरा इतिहास देखेंगे ऐसे। अगला है अवध शहादत खां शुरू किया। शहादत खां ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको स्थापित किया। उसके बाद देखेंगे कि सुजाउद्दौला तक आएगा और इसके आगे भी जाएगा, और ये अवध धीरे धीरे अवध से काशी प्रांत को, काशी जो है जमींदारी को अलग करेंगे, और अवध के साथ जो इलाहाबाद की संधि होगी उसके तहत उसके यहाँ एक सहायक संधि जैसी व्यवस्था की जाएगी। और 1801 में फिर अवध को सब्सिडी के तहत, सहायक संधि के तहत लॉर्ड बेलजली जो है वो फिर सहायक संधि के तहत उसको एक राज्य के रूप में स्थापित, मतलब अंग्रेजों का एक हिस्सा बनाएगा राज्य का। उसी अवध को 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उसको फिर अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बनाया जाएगा। तो इस तरह से इस अवध को भी देखना है। हैदराबाद अभी तक हम लोग उत्तर भारत के 2 राज्य देख रहे थे, बंगाल और अवध। दक्षिण का हैदराबाद जो आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, आज का तेलंगाना वाला क्षेत्र, आज का आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो उस समय का कर्नाटक था। आज का जो कर्नाटक है वो मैसूर वाला क्षेत्र है, उस समय का मैसूर था, उसके आसपास का क्षेत्र कर्नाटक था, है आज का, लेकिन उस समय का कर्नाटक आज का तमिलनाडु वाला क्षेत्र। और जो आज का जो आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद और तेलंगाना वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु के उत्तर वाला क्षेत्र है, ये सारा मिला के हैदराबाद क्षेत्र है। इसमें चिनक्लिज खान ने स्वतंत्र राज्य बनाया इसको, जिसको निजामुल मुल्क भी कहते हैं। और हैदराबाद 1798 में लाल बेलजली जब सब्सिडी अलायंस शुरू किया, सहायक संधि, तो हैदराबाद पहला ऐसा राज्य बना। हालांकि बुस्सी को जब रखा गया था डुप्ले के द्वारा, तो वो भी एक सहायक संधि की तरह व्यवस्था थी। तो हैदराबाद फिर 1798 में सहायक संधि का भाग बनेगा। तो यहाँ हैदराबाद तक देखेंगे। अगला कर्नाटक है। कर्नाटक जो है, अगर आप इसको हम देखिए, यहाँ मैप बनाए हुए, मैप को देख सकते हैं आप। ये जो
हैदराबाद है वो ये वाला क्षेत्र है, देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है हैदराबाद, ये वाला क्षेत्र। ठीक, इसके नीचे वाला क्षेत्र ये कर्नाटक क्षेत्र है, ये कर्नाटक है, 18वीं सदी का कर्नाटक। आज का कर्नाटक यहाँ है, आज का कर्नाटक ये वाला क्षेत्र है, लेकिन उस समय का कर्नाटक ये है, याद रहे। और ये आज का आज का केरल है जो त्रावणकोर था उस समय। तो ये कर्नाटक को सातुल्ला खान ने स्वतंत्र किया, फिर मोहम्मद, फिर चांद साहब, फिर मोहम्मद अली। इस तरह से कर्नाटक जो है कि धीरे धीरे अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। हैदराबाद धीरे धीरे अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। तो कर्नाटक को वहां तक देखना है। फिर केरला, केरला में, केरल जो है आज का जो केरल है, उस समय के केरल में आपका त्रावणकोर वाला जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये त्रावणकोर का, ये केरल वाला क्षेत्र। इसके जो राजा थे वो मार्तंड वर्मा, और मार्तंड वर्मा के ही बाद उनका पुत्र राम वर्मा। इन दोनों के बारे में देखेंगे। फिर अगला है राजपुताना। अच्छा, पहले रुहेला देख लेते हैं। पहले रुहेला है यहाँ पे। तो रुहेला में, रुहेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है? अलीगढ़ का, कानपुर वाला क्षेत्र, फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र, ये पूरा रुहेला राज्य है, रुहेलखंड जिसको बोलते थे। इसकी राजधानी आंवला थी, बरेली के पास। मोहम्मद बंगस खां पठान, इसने रुहेला राज्य बनाया, इसको भी देखेंगे। और कैसे वॉरेन हेस्टिस ने रुहेलों के साथ युद्ध करके और रुहेला राज्य को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बनाया, इसको देखेंगे। जाट, चूरामर और बदन सिंह ने इसकी स्थापना की। और बदन सिंह का जो दत्तक पुत्र सूरजमल, जिसका कार्यकाल 1756 से 1763 है। चंबल वाला क्षेत्र, आगरा का और दिल्ली के आसपास का, भरतपुर का जो क्षेत्र आसपास का क्षेत्र है, यही जाटों का क्षेत्र था। इसके ऊपर भी विस्तार से बात करेंगे आपसे। इसके अलावा और आगे क्या है? राजपूत। तो राजपूत में दो रियासतों को विशेषकर पढ़ेंगे, मारवाड़ और आमेर। मारवाड़ यानी जोधपुर, और आमेर मतलब जयपुर के आसपास। मारवाड़ में यानी जोधपुर में दो शासकों को पढ़ेंगे, बख्त सिंह और उनके पिताजी अजीत सिंह के बारे में। आमेर यानी जयपुर में सवाई राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल 1694 से 1773 था। और सवाई राजा जयसिंह को उनके द्वारा किए गए नवीन प्रयोगों के लिए जाना जाता है, उनकी वेधशालाओं के लिए जाना जाता है। तमाम राजपूताना में इन लोग को पढ़ेंगे। इसके अलावा मैसूर, मैसूर में वाडियार, बस आपको याद है जब विजयनगर बहमनी राज्य थे तो जब उनकी समाप्ति हुई तो वाडियार वंश वहां शासक कर रहा था। तो नंजराज को हटा करके 1761 में हैदर अली ने वहां पे स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, सैनिक से सेनापति बना और फिर शासक बन गया मैसूर का। और हैदर अली, उसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान। और चारों एंग्लो मैसूर वार पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला मैसूर वार 1767 से 69 मद्रास की संधि की तहत समाप्त हुआ। दूसरा हैदर अली उसकी तरफ से लड़ा, मैसूर की तरफ से। दूसरा हुआ 1780 से 84 के बीच में, जिसमें 1780 से 82 हैदर अली लड़ा और 82 से 84 टीपू सुल्तान, क्योंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई दिसंबर 82 में और मैंगलोर की संधि की तरफ समाप्त हुआ। तीसरा एंग्लो मैसूर वार 1790 से 92 में कार्नवालिस के समय हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान हार गया और श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। जो इसकी राजधानी थी मैसूर की, वो श्रीरंगपट्टनम थी, उसकी संधि करनी पड़ी। और अंतिम चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ, उसमें वेल्जली ने टीपू सुल्तान के साथ युद्ध किया और टीपू सुल्तान की मौत हो गई। और कैसे मैसूर को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया,
तो ये मैसूर में ये देखेंगे। अगला है मराठे। मराठे जो है उनको देखेंगे कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब उसका पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ शासक बनता है, तो उसने शाहू को कैद से आजाद करा दिया। शिवाजी के पौत्र शाहू को आजाद कर दिया और शाहू छत्रपति बना। मराठों के राजा को क्या कहते हैं? छत्रपति कहते हैं। और मराठों के प्रधानमंत्री को पेशवा कहते हैं। तो छत्रपति बना। तो यहां से देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे बालाजी विश्वनाथ जो 1713 में पेशवा बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनसे मराठों का पद कैसे वंशानुगत हो जाता है। 1713 से 20 बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम उनका पुत्र 1720 से 40, उसके बाद बालाजी बाजीराव 1740-61, फिर माधवराव 61 से 72, फिर नारायण राव 72 से 73, फिर माधवराव द्वितीय, इसको माधवराव नारायण कहते हैं, 94 तक। उसके बाद बाजीराव द्वितीय रघुवा का पुत्र। और इसी बीच देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में सालाबाई के संधि तक समाप्त हुआ। सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1803 से 1806, सूर्यजन गांव की संधि, देव गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि के साथ समाप्त हुआ। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817-18, और यहीं पे बाजीराव द्वितीय ने पेशवा का पद त्याग कर दिया और मराठा संघ बंद कर दिया है। मराठा संघ जो है वो 5 लोगों का एक ग्रुप है। 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसमें होलकर है, सिंधिया है, भोसले है, गायकवाड़ है, और नेतृत्व तो पेशवा करेगा। सिंधिया ग्वालियर का, भोसले नागपुर के, होलकर इंदौर के, बड़ौदा के गायकवाड़, और पूना और सतारा से पेशवा का लेना देना था। तो ये पूरा जो ग्रुप था वो मराठा संघ था, इसका नेता पेशवा था। 1818 में जब मराठे थर्ड एंग्लो मराठा वार हार गए तो बाजीराव द्वितीय ने पेंशन प्राप्त कर लिया, और पेंशन प्राप्त करने के साथ ही उसने मराठा संघ भंग कर दिया। और मराठा संघ भंग करते ही उसने पेशवा का पद भी त्याग कर दिया और पेंशन धारक बन गया अंग्रेजों का। 1854 तक जीवित था, 1854 तक बाजीराव द्वितीय रघुवा का पुत्र। 1854 में इसका कोई पुत्र नहीं था, इसका दत्तक पुत्र नाना साहब थे। उसको नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन देने से मना कर दिया। 1857 की क्रांति में नाना साहब ने भाग लिया। तो ये मराठियों का इतिहास कैसे 18वीं सदी से 1857 तक गया है, इसको देखेंगे यहाँ तक। इसमें एक और देखने के लिए जो है असम या उत्तरी असम या उत्तर पूर्वी, और जो आज का 7 महीने हैं वो वाला क्षेत्र, क्या 7 महीने, 7 सिस्टर्स कहते हैं उनको, उसमें 7 राज्य हैं। उत्तर के अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 राज्य जो हैं इनको 7 बहनें या 7 सिस्टर्स कहते हैं। फिर से अरुणाचल प्रदेश लिख लीजिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इनको मिला करके 7 महीने बनते हैं ये वाला क्षेत्र। और अंग्रेज इसको वेस्टेड लैंड कहते थे, और इसके लिए इन्होंने वेस्टेड लैंड नियम बनाया था, बेकार भूमि के नाम पे। इसको नील की खेती के लिए, चाय के बागान करने के लिए, कागज के कारखाने बनाने के लिए, और तेल, लकड़ी, ये बड़े साहसी लेकिन थे असम के लोग, असमिया लोग। बड़फुकन जो इनका शासक था उसने मुगलों को परास्त किया था। आप सोच लीजिए, इसमें जो प्रमुख शासक हैं असम कैसे मुगलों से स्वतंत्र व्यवहार करने लगा और कैसे एक राज्य के रूप में उभर के आया 18वीं सदी में। तो रुद्र सिंघा करके एक शासक है जिसका कार्यकाल 1694 से लेकर के 1714 तक है, फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान। और इसको पूर्वी भारत के शिवाजी भी कहते हैं, रुद्र सिंघा को। इसी के बाद शिव जी है, 1714 से लेकर के 1744, 30 साल तक शासन है। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार असम में 1792 में प्रवेश किया। कार्नवालिस के टाइम पीरियड में असम में अंग्रेजों ने पैर रखा।
और यहाँ से असम धीरे 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 कैसे उनके प्रभाव में, ये आगे के लेक्चर्स में अगर जरूरत हो तो हम लोग देखेंगे। तो असम हो गया। यहाँ हमको लग रहा है सिख थोड़ा सा जगह कम था, तो यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं सिख। सिख जो है, अगर हम 18वीं सदी और औरंगजेब की मृत्यु की बात देखें तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कुछ समय बाद, 1 साल के बाद करीबन 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु हो गई और यहाँ से गुरु पद उन्होंने समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मान लिया गया। और बंदा सिंह बहादुर ने आगे का नेतृत्व संभाला सिखों की तरफ से 1708 में जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हुई। लेकिन 1716 में फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह था, जिसका कार्यकाल 1713 से लेकर के 1719 है, उसने जो है बहुत बेरहमी से हत्या करवा दिया बंदा सिंह बहादुर के। और उसके बाद सिख जो है वो 12 मिसलों में टूट गए। मिसल मतलब भाग पाट, 12 पार्टों में, सुकर चकिया, भंगी, अहलवालिया, इस तरह के 12 मिसलों में। फिर यही नहीं में से चल करके सुकर चकिया मिसल राम सिंह और फिर महासिंह और फिर राजा रणजीत सिंह, फिर फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो सिख वार, फिर कैसे पंजाब एंग्लो पंजाब वार होगा सिख वार, और उसके बाद कैसे लॉर्ड डलहौजी जो है वो कैसे पंजाब को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लेगा, वहां तक इसको देखेंगे। सिखों से शुरू करके इसको देखेंगे। ब्रिटिश अच्छा इसको ठीक है। अभी जो मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपसे मैंने बताया था कि कैसे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य के पतन में गुटों का बड़ा योगदान था। जैसे आपने पूछा भी गुट, तो 4 प्रकार के गुट थे, ईरानी, तुरानी, अफगानी और हिंदुस्तानी। ये 4 प्रकार के ग्रुप थे औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और यही चारों ग्रुप मुगल दरबार में सक्रिय थे, निर्णय कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग इन्हीं के हाथ में था। इसमें से 3 मध्य एशिया से आए थे, ईरानी, तुरानी और अफगानी। ये तीनों मध्य एशिया से आए थे और हिंदुस्तानी यहां से संबंधित है। तुरानी जो थे वो सुन्नी थे और मुगलों के प्रदेश मतलब साथ से आए, मतलब मुगलों के साथ आए थे। ईरानी शिया थे, संख्या में कम थे। अफगानी जो थे वो थे अफगान क्षेत्र से। हिंदुस्तानी वो मुसलमान थे जो हिंदू से या तो मुसलमान बने थे या फिर वो लंबे समय से भारत में रह रहे थे। उनमें सबसे प्रमुख थे सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन खां, जिनको किंग मेकर कहते हैं, जिन्होंने जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर, रफीउल दर्जात, रफीउल दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, इन चारों को शासक बनाया, तो इनको किंग मेकर कहते हैं। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में फिर इनका खात्मा हो जाता है। तो ये थे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे परवर्ती मुगल जो शासक थे उनके अवशेषों पर कितने सारे छोटी और बड़ी शक्तियों का उद्भव हुआ। अब वो शक्ति जिसने भारत को 190 साल तक प्रभावित किया, उसके बारे में बात करेंगे। इनके साथ ही साथ कुछ विदेशी व्यापारी कंपनियां थी, जैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, डच, पुर्तगीज, डेनमार्क वाले, ये सारे भी थे। ये मूलतः व्यापार करने के लिए भारत में आए थे। लेकिन 18वीं सदी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब राजनीतिक स्थिरता आ जाती है, तो ये सोचते हैं कि राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर के अधिक से अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सुपरमेसी के लिए कौन जो सुपर होगा वही सबसे अधिक व्यापारिक लाभ प्राप्त करेगा, उसके लिए ये आपस में भिड़ते हैं। और इन्होंने भिड़ने के लिए जो क्षेत्र चुना उसका नाम क्या है? कर्नाटक। खास करके इन दोनों के बीच में कौन कौन? फ्रांसीसी और अंग्रेज। अच्छा, ये दोनों
ये फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है ये दुनिया के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। इनके बीच 100 वर्ष युद्ध हुआ, इनके बीच गुलाबों का युद्ध हुआ, इनके बीच 30 वर्ष युद्ध हुआ, इनके बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, इनके बीच 7 ईयर वार हुआ, इतने सारे युद्ध इनके पास। तो ये पहले से ही यूरोप में प्रतिद्वंदी थे। फ्रांस थल सेना में बहुत मजबूत था और इंग्लैंड जल सेना में। इंग्लैंड ने जल सेना के बल पे, नेवी के बल पे दुनिया के तमाम देशों के ऊपर, अफ्रीका के तमाम देशों के ऊपर, एशिया के, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के तमाम जो है कि क्षेत्रों पे, आपके साउथ एशियन कंट्री पे, साउथ अमेरिकन कंट्री, इन क्षेत्रों पे, ऑस्ट्रेलिया पे, न्यूजीलैंड पे, इन क्षेत्रों पे इसने अपने नेवी के बल पे राज किया। तो ये दोनों ने कर्नाटक क्षेत्र, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल शुरू हुआ और इन दोनों ने सुपरमेसी के लिए लड़ाई शुरू की। अगर इसको हम समझना चाहें, ये 3 एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल हुआ जिसको कर्नाटक युद्ध कहते हैं। पहला जो हुआ 1746 से 48 के बीच में, एला सापला के साथ संधि के तहत समाप्त हुआ था वहां पे, तो यहाँ भी समाप्त हो गया। दूसरा हुआ था 1749 से 54 के बीच में, 55 में पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ। और तीसरा हुआ था 1758 से लेकर 1763 के बीच में, पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। तो जो पहला और तीसरा है, पहले में एला सापला की संधि और तीसरे में देखिएगा पेरिस की संधि हुई है ये। तो इन दोनों की पृष्ठभूमि लड़ाई की भारत में ही थी। ये यूरोप में लड़े तो यहां भी लड़ना शुरू किए। जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध हुआ 1740 से लेकर के 48 के बीच में, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी यहां भी लड़ने लगे, कर्नाटक में लड़ने लगे। इस तरह से पहला कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ 46-48 के बीच में। फिर तीसरा जो है वो वहां पे 7 ईयर वार शुरू हो गया 1756 से लेकर 1763 के बीच में। और वहां जब 7 ईयर वार शुरू हुआ तो यहाँ पे थर्ड एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल शुरू हो गया, जिसको तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं। और दूसरे का संधि देखिए पांडिचेरी में हुई है 55 में। तो ये जो दूसरा है वो हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी पे कौन बैठेगा, इसका डिसीजन एक 2 व्यापारी कंपनियां कर रही थी। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी। 2 व्यापारिक कंपनियां भारत में इस बात का निर्णय कर रही थी कि हैदराबाद और कर्नाटक गद्दी पे कौन बैठेगा। तो यही हम लोग को देखना है और यही दोनों कंपनियां यहां से लड़ाई शुरू करेंगी। और देख लीजिए कि कितना जल्दी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो, अब उसको आप कह लीजिए, उसका लक कह लीजिए, उसकी शक्ति कह लीजिए, उसका कूटनीति कह लीजिए, उसका षड्यंत्र कह लीजिए। आप देखिए 23 जून 1757 प्लासी के युद्ध में सिराजदौला को परास्त किया, बंगाल प्राप्त किया। 1759 में बेदारा के युद्ध में डचों को परास्त किया और यहां से डच व्यापार तक सीमित हो गए। 1760 को बैटल ऑफ बांडीबास में फ्रांसीसियों को परास्त किया। फ्रांसीसी जो है वो सिर्फ व्यापार तक सीमित हो गए। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध, 14 जनवरी 1761 पानीपत तृतीय युद्ध, इसका अंग्रेजों से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा बाजीराव के बीच में हुआ था 14 जनवरी। उनके पुत्र चचेरा भाई सदाशिवराव भाऊ और नबालिग पुत्र विश्वास राव, ये लोग सेनापति थे और इनके बीच हुआ था। लेकिन मराठे जो है पानीपत का जब तृतीय युद्ध हार जाते हैं तो इतिहासकार कहते हैं कि ये तो तय नहीं हुआ कि शासन कौन करेगा, लेकिन ये तय हो गया कि शासन अब कौन नहीं करेगा। तो जो शासन नहीं करने वाला तो कौन थे? मराठे। और अंतिम निर्णायक युद्ध जो हुआ 1764 22 अक्टूबर को, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। और यहां से देख लीजिए इन 7 सालों के इतिहास ने, इन 7 सालों के विजयों ने और हारों ने भारत के इतिहास की दिशा और दशा बदल दी और 190 साल के इतिहास को प्रभावित कर दिया। इस तरह से हमने भूमिका बनाई कि 18वीं सदी जो है का इतिहास जो है वो अंधकार है, संक्रमण का काल है क्या, इसके ऊपर एक डिबेट है। आप कह रहे थे अभी ना, तो इसके ऊपर एक और क्लास लेंगे। हम ये देख रहे थे कि मुगल साम्राज्य के अवशेष पे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल साम्राज्य बहुत तेजी से इसका पतन हो रहा था, उसके अवशेष पे कैसे ये सारी शक्तियां पनपना शुरू करती हैं और कैसे इन सारी शक्तियों में से जिसने सबसे लंबे समय तक इतिहास को प्रभावित किया वो कौन बने? अंग्रेज। इनके बारे में देखेंगे। तो ये आज भूमिका रही। अगले क्लास में परवर्ती मुगल देखेंगे, फिर उसके बाद बंगाल, अवध देखेंगे, हैदराबाद देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे।
केरला देखेंगे, रोहेला देखेंगे, जाट, राजपूत, मैसूर और सिख और असम। ये पूरा हम बिल्कुल सीरियल से एक एक टॉपिक वाइज करके देखते रहेंगे और हम प्रयास करेंगे, अगर आपको दिक्कत फिर भी कुछ होगी तो आप पूछें और हम प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करेंगे।